कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, उसके परिचय के बारे में। तो हमने जाना था कि राजनीति क्या है, इसकी समझ बनाने की कोशिश की थी। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या होता है राजनीतिक सिद्धांत, वो कौन से सिद्धांत हैं जिनको राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम जब बात करते हैं, एक तरफ से जब राजनीति की बात करते हैं, खोल के देखते हैं पृष्ठों को, किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं या टीवी पर सुनते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें एक और आंदोलन, विकास व परिवर्तन दिखाई देगा। यानी कि कैसे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ या विश्व के सभी देशों में लगातार आंदोलन होते रहे हैं, जिनसे सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन हुआ है, फिर विकास भी हुआ है, तो हमें यही सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें और भी चीजें दिखाई देंगी, और वो है, हमें पता चलेगा कि कुछ निश्चित मूल्य या सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। यानी कुछ मूल्य है, कुछ प्रिंसिपल्स है बेसिक, जिन्होंने जनता को जो है प्रोत्साहित किया हुआ है, और जो नीतियां हैं बनी हैं उनको निर्देशित किया है कि ऐसे ऐसे उन मूल्यों के आधार पर नीतियां निर्देशित होती हैं। ठीक है, सभी समाजों में। तो ये मूल्य कौन से हैं, मूल्य सिद्धांत हैं, वो कौन से हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व आदि। ये कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जिनको सभी देशों ने अपने संविधान में जगह देकर उनको हिफाजत की है, उनको संजोकर रखा है। ठीक है, लेकिन ये इतनी रातों रात नहीं हुआ कि ये संविधान का निर्माण इतने रातों रात हुआ। चाहे कोई भी देश का इतिहास आप उठा के देख लें तो ये रातों रात नहीं हुआ, बल्कि रूसो हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की वकालत की, मार्क्स ने समानता की वकालत की, है ना। तो रूसो हैं, मार्क्स हैं, गांधी हैं, इन सब के बीच इन सब मुद्दों पर बहुत पहले बहुत सारा वाद विवाद होता रहा है। उसके बाद ये सार्वभौमिक सिद्धांत निकले हैं कि ये तो आवश्यक है और ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी आधार पर इसको जो है समय समय पर इनके बीच में विवाद हुआ है। तो ये जो सिद्धांत है उनकी हम बात करें, सबसे पहले प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने, इन्होंने कुछ लंबे समय तक जो है विवादों को झेला है, अपने समकालीन लोगों के विवादों को झेला है, तब ये निकल कर आए, है ना। तो हम बात करते हैं कौटिल्य और अरस्तु से लेकर, कौटिल्य यानी चाणक्य, कौटिल्य व अरस्तु से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, है ना, रूसो है, कार्ल मार्क्स है, या महात्मा गांधी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने अलग अलग सिद्धांतों पर विचार व्यक्त किए हैं, विचार दिए हैं। ठीक है, इनके अलग अलग विचार हैं। ठीक है, जैसे कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में, यानी बीसी में, 5वीं बीसी में, ईसा पूर्व 5वीं सदी में या शताब्दी में, है ना, 5वीं सदी में जो प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया, प्लेटो व अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से, अपने स्टूडेंट से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र सही है या लोकतंत्र, राजतंत्र अच्छा है, राजतंत्र अच्छा है या प्रजातंत्र। तो उस समय उनके सामने क्या मुद्दा था, राजतंत्र चल रहा था जिसमें बहुत ज्यादा
शोषण हो रहा था, तो उनका क्वेश्चन था कि भाई राजतंत्र अच्छा है कि प्रजातंत्र अच्छा है, वो इस बारे में चर्चाएं किया करते थे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, ठीक, कि कौन सा बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो रूसों ने स्वतंत्रता को सबसे आवश्यक बताया, स्वतंत्रता को सबसे आवश्यक बताया, सबसे आवश्यक बताया, है ना। इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये बहुत आवश्यक है स्वतंत्रता। उसी प्रकार से जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, उनका कहना था कि ठीक है स्वतंत्रता तो अच्छा है ही, जरूर होना चाहिए, लेकिन समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, तो समाज में समानता होना बहुत आवश्यक है। तो मार्क्स ने समानता की वकालत की, ठीक है, वकालत की, ठीक है। अब जो गांधी थे, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में, इनकी बुक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में इन्होंने कहा कि वास्तविक स्वतंत्रता स्वराज के अर्थ की विवेचना है। इन्होंने कहा कि वास्तविक, हिंद स्वराज में कहा कि वास्तविक स्वतंत्रता स्वराज की विवेचना है, विवेचना है, ठीक है। इनका कहना था कि भाई जो स्वतंत्रता है वो क्या है, स्वराज की विवेचना है, ठीक है। दूसरी तरफ अंबेडकर ने क्या कहा, अंबेडकर ने कहा कि जोरदार तरीके से अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। अंबेडकर ने कहा कि अनुसूचित जातियों को क्या करना चाहिए, अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, संख्यक माना जाना चाहिए, है ना। और जिसके चलते इन्होंने क्या कहा, विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, और इस आधार पर विशेष संरक्षण मिलना चाहिए इनको। ये अल्पसंख्यक हैं तो इन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, इनकी ये दलील थी, इसी आधार पर आरक्षण प्राप्त हुआ है इनको, है ना, संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग दलीलें थी, अलग अलग लोगों की, किसी ने स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, किसी ने समानता को दी है, और किसी ने कहा है कि भाई स्वराज ही जो है वास्तविक स्वतंत्रता है। कोई कहता है कि अनुसूचित जातियां हैं वो अल्पसंख्यक हैं इसलिए उनके हितों का ज्यादा संरक्षण, उन्हें विशेष संरक्षण दिया जाए, अलग अलग है। वहीं प्लेटो और अरस्तु ने राजतंत्र और लोकतंत्र की वकालत की कि भाई कौन राजतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अच्छा है, कौन सा सही है, इस मुद्दे पर चर्चा की। तो सभी समय विशेष पर जो जैसा प्रश्न होता है उस परिस्थिति के अनुसार वैसी खोज करते हैं, ठीक है। जो कौटिल्य थे उनके समय में उन्होंने राजा के गुणों के ऊपर चर्चा की थी कि राजा को कैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा ही राजतंत्र था, तो राजा के गुणों के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। उनकी मंत्री परिषद कैसी हो इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया था कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता व समानता को स्थान मिला, स्वतंत्रता व समानता को स्थान मिला, ठीक है। वहीं जो अधिकार वाला भाग है, अधिकार वाले भाग में
छुआछूत की पूरी तरह से निंदा की गई है, छुआछूत की समाप्ति की गई है, जो अंबेडकर से प्रेरित है, अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है ना, प्रेरित है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों में गांधी जी के दर्शन को स्थान दिया गया है, गांधी जी के दर्शन को स्थान दिया गया। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि ये सारे लोग खुद राजनेता नहीं थे, जिन्होंने ये विचार दिए हैं ये सारे लोग राजनेता नहीं थे। ना प्लेटो कहीं के राजा थे, ना अरस्तु कहीं के राजा थे। इवन कौटिल्य ने भी राजा बनाया था चंद्रगुप्त को, लेकिन वो स्वयं राजा नहीं थे। हालांकि पूरे सलाहकार थे, पूरा उनके हिसाब से संचालन होता था, लेकिन स्वयं नहीं थे। और हम बात करें तो गांधी जी भी इतना बड़ा आज आंदोलन चला, हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, लेकिन वो भी किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे। अम्बेडकर भी जब ये स्वतंत्र हुआ कुछ समय बाद जो है वो उनकी जब ये समय आया मंत्री पद का, तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का अर्थ है, मार्क्स को देख लो आप, रूसो को देख लो आप, प्लेटो, उन सबको, तो ये सब कहीं राजनेता नहीं रहे, लेकिन उन्होंने राजनीति के ऊपर, उनके सिद्धांतों के ऊपर बहुत गहरे और प्रभावकारी विचार दिए हैं, और इतने लंबे हैं कि ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर आज भी प्रासंगिक हैं, है ना। तो इनके विचारों से क्या होता है कि जो राजनीति के लोग हैं वो प्रेरणा लेते हैं, और सारे जो आम जन हैं वो भी प्रेरणा लेते हैं, और ये निर्धारित करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो राजा है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, जो नागरिक हैं हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सब चीजें हम इन विचारों के माध्यम से जानते हैं। तो भले ही ये विचार पुराने हैं, लेकिन आज भी ये सारे विचार प्रासंगिक हैं। अब हम कहते हैं कि भाई हमें स्वतंत्रता समानता के बारे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये तो हमने प्राप्त कर लिया, हमें लोकतंत्र के बारे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम तो लोकतंत्र में ही जी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इन सब की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है। समय समय पर समाज में ऐसे मुद्दे उठते हैं कि तब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, यहाँ समानता नहीं है और ये होना चाहिए। समय समय पर आंदोलन भी होते हैं। तो ये उतने ही प्रासंगिक तब थे, उतने ही प्रासंगिक आज हैं और कल भी होंगे। तो इनके ये सिद्धांत हैं, इनके जो विचार हैं ये कालजयी हैं। कालजयी किसी काल समय विशेष पर ही प्रभावकारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों तक, क्योंकि जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां ये सीखती हैं कि कैसा शासन प्रणाली होनी चाहिए, राजतंत्र सही है या लोकतंत्र सही है, या स्वतंत्रता समानता कितनी आवश्यक है व्यक्ति के विकास के लिए, या धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है, ये सारी चीजें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो हम यही सब पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, है ना, धर्मनिरपेक्षता, विकास की बातें सीखते हैं, प्रजातंत्र अच्छा है कि लोकतंत्र, राजतंत्र अच्छा है, इन सब की भलाई बुराई, इनके अच्छे बुरे परिणाम, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि राजा सरकार कैसे बनती है, कैसे कार्य करती है, कैसे चुनी जाती है, और एक राजा के रूप में या हमारे प्रधानमंत्री जो भी प्रशासनिक प्रमुख के रूप में उनके क्या दायित्व हैं जनता के प्रति, और जनता के क्या दायित्व हैं सरकार के प्रति या देश के प्रति। ये सारी बातों को हम इस राजनीति विज्ञान में, इनके सिद्धांतों में पढ़ते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये बहुत रोचक लगा होगा। बहुत कोशिश की मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की, और अक्सर यही करती हूँ, मैं उदाहरण अपने आसपास से ही देती हूँ, और इस प्रकार से आपको अपने इसके साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि आप किताबी ज्ञान ना लगे, आपको लगे कि नहीं हाँ सही कह रहे हैं, ये सब हमने भी देखा है ना। तो ध्यान रखें, ये जो चुनाव है ये हमारे राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। मैं बार बार ये शब्द बोलती हूँ, क्यों? जैसे कि केमिस्ट्री की लैब में केमिस्ट्री से संबंधित प्रयोग किए जा सकते हैं, फिजिक्स की लैब में फिजिक्स से संबंधित प्रयोग किए जा सकते हैं, बायो लैब में बायो से संबंधित, मैथ लैब में मैथ से संबंधित। इसी प्रकार से हमारी भी एक ओपन लैब है। पूरा विश्व का जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक प्रणाली है, वो हमारी प्रयोगशाला है। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। संसार का ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई समय नहीं होता जब कहीं राजनीतिक गतिविधियां ना चल रही हैं, है ना, जरूर चल रही होती हैं। तो हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी अमेरिका में ट्रम्प थे, है ना, और वो राष्ट्रपति के पद में बदले अब दूसरे वाले राष्ट्रपति हो गए हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है,
बेडनिन करके ऐसे कुछ उनका नाम है। और उसी प्रकार हमारे यहाँ भी कौन प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में जो से कि हमारे यहाँ जैसे अभी मध्य प्रदेश में पहले चुनाव हुए थे, फिर अब उपचुनाव हुए, क्यों हुए, है ना, और उनमें क्या कौन विजयी होगा, मुख्यमंत्री कौन बदलते रहते हैं समय समय पर, अभी बिहार में भी चुनाव हो रहा है। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग बातें हमें अलर्ट होकर देखना चाहिए, क्योंकि यही आपकी प्रयोगशाला, यही लेबोरेटरी है। तो जब हम इनको अच्छे से समझेंगे तो ये जो विषय है बहुत रोचक लगेगा, बहुत। अभी आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश में पंचायतों के और स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले हैं, नगरों में नगर पालिका के और ग्रामों में ग्राम पंचायतों के। तो आप इनको बहुत सावधानी से देखें, बड़ी बारीकी से आनंद पूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें कि कैसे ये चुने जाते हैं लोग, क्या क्या प्रक्रिया होती है, सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं वो कितने इन पर लागू होते हैं, व्यवहार में क्या है, आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में आपको फिर आगे ले चलूंगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।